नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। जहां तक नजर वहां तक आस्था का ज्वार, यहां से वहां तक, इस छोर से उस छोर तक, आगे आगे भक्ति बंद होकर चलते पुजारी और पीछे पीछे श्रद्धालुओं का सैलाब। तस्वीरें तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली की है। ये पावन अवसर भगवान रंगनाथ के रथोत्सव का है। मंदिर में मनाए जाने वाले दूसरे प्रमुख उत्सवों में रथोत्सव भी शामिल है, जिसका आयोजन तमिल माह थाई यानी जनवरी से फरवरी में किया जाता है। मंदिर के मुख्य देवता को रथ पर बिठाकर मंदिर की परिक्रमा कराई जाती है। आपको बताते चले कि श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान रंगनाथ को समर्पित है। भगवान रंगनाथ को श्री विष्णु का ही अवतार माना जाता है। ये मंदिर तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम में स्थित है, इसीलिए इसे श्रीरंगम मंदिर भी कहा जाता है। कन्याओं के हाथों में आरती के थाल, ढोल नगाड़े पर भक्ति की थाप। ये खूबसूरत नजारा भगवान अयप्पा स्वामी के 36वें वार्षिकोत्सव का है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की है। यहाँ अयप्पा स्वामी का 36वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। भगवान अयप्पा स्वामी के भक्तों ने पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान अयप्पा की शोभा यात्रा निकाली। इंद्रावती नदी में भगवान को स्नान कराने के बाद उनका भव्य और आकर्षक श्रृंगार किया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। केरल से भी कई भक्त बस्तर पहुंचे और शोभा यात्रा में शामिल हुए। बस्तर में हर साल 28 जनवरी से 4 फरवरी तक भगवान अयप्पा स्वामी का वार्षिकोत्सव मनाया जाता है। इस बार शोभा यात्रा का विशेष आकर्षण जो केरल से हमारे तय्यम का प्रोग्राम आया है ये है, और श्रृंगारी मेला आया है। ये हमारा विशेष कार्यक्रम है। मुंबई में सुमो रेसलर दांवपेच दिखा रहे हैं। जी हाँ, ये वही जापान के सुमो रेसलर है जो अपने वजन की वजह से जाने जाते हैं। लेकिन आप इनके वजन पर मत जाइए। देखने में भले ही ये मोटे और भारी भरकम लगते हों, लेकिन अगर आप इन्हें पहलवानी करते देख ले तो आप भी भौचक्के रह जाएंगे। ये देखिए, मान गए ना कि ये बहुत फुर्तीले होते हैं, पर इन्हें मोटापे से होने वाली बीमारियां भी नहीं होती हैं। सुमो पहलवान सिर्फ मोटे ही नहीं बल्कि एनर्जेटिक और ताकतवर भी होते हैं। पहलवानी करने के लिए इन्हें खास शेप में रहना जरूरी होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार एक सुमो पहलवान का वजन एक सामान्य आदमी से 3 गुना ज्यादा रहता है। इनका वजन 1.5 से 2 क्विंटल होता है। ये एक दिन में 7000 से 8000 कैलोरीज लेते हैं, जबकि एक स्वस्थ आदमी को एक दिन में 2000 से 2500 कैलोरीज की जरूरत होती है। सुमो पहलवान नाश्ता नहीं करते हैं। ये सुबह सुबह पहले खाली पेट कसरत करते हैं और फिर उसके बाद लंच करते हैं। इनका लंच काफी हैवी होता है। रिपोर्ट्स की माने तो सुमो पहलवान रात में भारी खाना खाते हैं और सो जाते हैं। प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। यकीन नहीं तो 11 साल की इस बच्ची को देखिए। जी हाँ, जिस उम्र में बच्चे शरारतें करते हैं, स्कूल जाने में आनाकानी करते हैं और जिस उम्र में बच्चों को गुड और बैड टच तक के बारे में जानकारी नहीं होती, उस छोटी सी उम्र में हैदराबाद से इस बच्ची ने बुक राइटिंग की है। हैदराबाद की तमारा नाम्बियार अपनी पहली किताब अनडिस्कवर्ड के साथ साहित्य की दुनिया में नई ऊंचाइयां छू रही हैं। तमारा की लिखी इस किताब में 38 कविताओं का संग्रह है। 11 साल की लड़की के लिए ये सब तब शुरू हुआ जब वो महज 5 साल की थी। खास बात यह है कि पुस्तक में दिए गए चित्र भी उनकी कल्पना की उपज है। उसने उन्हें एक तेज उपकरण का उपयोग करके जिंक की प्लेट पर उकेरा, जिसके बाद इसे प्रख्यात कलाकार लक्ष्मा गौड़ ने छापा। आगा खान अकादमी की 6ठी कक्षा की छात्रा तमारा कहती है कि विज्ञान उनका पसंदीदा विषय है। जब तमारा स्कूल में नहीं होती हैं, ये कविताएं नहीं लिखती हैं, तो वो या तो एक संगीत वाद्य यंत्र का अभ्यास करती हैं या अपने गायन पर ही फोकस करती हैं। जीवन में उनका सपना गायक और गीतकार बनना है।
वेटलैंड को साफ सुथरा और सुरक्षित रखिए ताकि विदेशी परिंदे यहाँ आ सके, आपके इलाके में सैलानी पधार सके। वेटलैंड यानी नम भूमि या आर्द्र भूमि, जमीन का वो हिस्सा जहां पानी और भूमि आपस में मिलते हैं उसे वेटलैंड कहा जाता है। ऐसी जमीन जो साल भर या साल के ज्यादातर महीने जल से भरी रहती है। वेटलैंड या आर्द्र भूमि की मिट्टी किसी झील, नदी, तालाब के किनारे का वो हिस्सा है जहां बहुत ज्यादा मात्रा में नमी पाई जाती है। ये कई मायनों में बहुत फायदेमंद होती है। तस्वीरें श्रीनगर की हैं, जहां लोगों को वेटलैंड को साफ सुथरा और सुरक्षित रखने की शपथ दिलाई गई। वेटलैंड न सिर्फ अपने भीतर पानी की विशाल मात्रा सहेजते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर आसपास की शुष्क जमीन के लिए पानी भी छोड़ते हैं। यहाँ तक कि वातावरण की नमी कायम रखने में भी वे सहायक साबित होते हैं। गंगा की लहरों के बीच सैर करते हुए लजीज व्यंजन का लुत्फ उठाइए। जी हां, एमवी गंगा विहार क्रूज शुरू हो चुका है। दरअसल दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज जब पटना आया तो लोगों ने दूर से ही दीदार किया, लेकिन अब ऐसे क्रूज की शुरुआत हो चुकी है जिस पर शहर वाले मौज मस्ती और पार्टी भी कर सकते हैं। पटना और पूरे बिहार वासियों को गंगा की लहरों के बीच लजीज व्यंजनों का आनंद उठाने का मौका मिलने लगा है। क्रूज 3 फरवरी को गांधी घाट से रवाना हुआ। उप मुख्यमंत्री सह पर्यटन विभाग के मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने इसका विधिवत उद्घाटन किया। बिहार में बहुत स्कोप है टूरिज्म को देखते हुए, और ये जो प्रोजेक्ट है लगभग जो है 5-6 साल से पड़ा हुआ था, बंद पड़ा हुआ था। हम लोगों ने इनिशिएटिव लेके इसकी शुरुआत कराई है। एक व्यक्ति का प्रति घंटा 300 रुपए शुल्क लगेगा। इसके साथ ही खास मौकों पर इस पूरे क्रूज को बुक भी किया जा सकता है। एमवी गंगा विहार क्रूज एक डबल डेकर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। इस क्रूज में आप रेस्टोरेंट का भी मजा उठा सकते हैं। लोग गंगा में बर्थडे, शादी की सालगिरह, एंगेजमेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंस सहित दूसरी पार्टी का आयोजन कर सकते हैं। काले लंबे घने बाल भला किस लड़की को नहीं चाहिए होते हैं। खूबसूरत बाल हर किसी की सुंदरता में इजाफा करते हैं। एक बार लंबे हो जाने के बाद हर लड़की अपने बाल कटवाने से पहले 1000 बार सोचती है। ऐसे में अगर कोई किसी दूसरे की भलाई के लिए अपने बाल कुर्बान कर दे तो उसे दरिया दिली ही कहेंगे। जी हाँ, ये भी एक दान है, अपने बालों यानी केशों का दान। आप सोचेंगे बाल कैसे और क्यों दान किए जाएं? लेकिन उदयपुर में 1500 से अधिक महिलाओं ने ऐसी ही मिसाल पेश की है। इन महिलाओं ने अपने बाल उन कैंसर पीड़ित महिलाओं को डोनेट किए हैं जिनके कीमोथेरेपी की वजह से बाल उड़ जाते हैं और इस वजह से वे मानसिक रूप से परेशान रहती हैं। ये प्रेरणा मुझे मिली अपने वार्ड में कैंसर पेशेंट्स को देख के, जिनके बाल पूरी तरीके से चले जाते हैं। उनमें काफी एज ग्रुप की बच्चियां होती है, छोटी छोटी बच्चियां भी होती है, जिन्हें चाहिए होता है कि उनके बाल लंबे लंबे हो, बट फिर वो हेयर बैंड लगा लेती हैं। अब उनको विग नहीं मिलती तो वो कुछ उनके पास ऑप्शन नहीं रहता। इसीलिए बस हेयर डोनेशन सबसे आसान तरीका है उस छोटी सी बच्ची या उस महिला के मुंह पे एक मुस्कान देखने का। अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में संचार मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में एक विभाग, इंडिया पोस्ट, एक राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृत पैक्स 2023 का आयोजन कर रहा है। दिल्ली सर्किल ऑफ इंडिया पोस्ट ने 3 फरवरी को दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस ऑडिटोरियम में आयोजित एक समारोह में इस राष्ट्रीय प्रदर्शनी की घोषणा की। अमृत पैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी है जो 50,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैली हुई है। इसमें 1400 फ्रेम और डिजिटल प्रदर्शनियां शामिल हैं जो टिकटों और फोटोग्राफिक संग्रहों का उपयोग करके भारत के इतिहास, संस्कृति, कला और विरासत को पूरे वर्षों में उजागर करेंगी। डाक टिकट संग्रह वस्तुओं की बिक्री के लिए 50 से अधिक बूथ भी होंगे। इसमें एक प्रतिस्पर्धा भी होगी और विजेताओं को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फिलाटेलिक प्रदर्शनियों में भाग लेने का मौका भी मिलेगा। प्रदर्शनी के विषय आजादी का अमृत महोत्सव और न्यू इंडिया, युवा शक्ति, नारी शक्ति, प्रकृति, वन्य जीवन और भारत की संस्कृति और इतिहास पर केंद्रित होंगे। ये देश की विविधता और सभी क्षेत्रों में इसकी बढ़ती आत्मनिर्भरता को चिन्हित करेगा। दम लगा के हैशा, जोर लगा के हैशा। खिलाड़ी जोर लगा रहे हैं
अपनी ताकत का कतरा कतरा उड़ेल रहे हैं ताकि विजयश्री प्रसन्न होकर इनका वरण कर ले, इनके सिर पर जीत का सेहरा सजा दे। रस्साकशी में बल की ही परीक्षा होती है, लेकिन यहाँ मामला हार जीत से परे प्रतिष्ठा से जुड़ गया है, इसलिए खिलाड़ी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें राजसमंद जिले के रेल मगरा उपखंड की पंचायत बामणिया कला की है, जहां रूप सिंह जी महाराज की याद में 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें धार्मिक कार्यक्रम और खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है। इस मेले का शुभारंभ खेलकूद प्रतियोगिता के साथ हुआ। ग्रामीणों ने रस्साकशी प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने इस प्रतियोगिता में शिरकत की। मेले में शिरकत के लिए बड़ी संख्या में क्षेत्र के ग्रामीण पहुंच रहे हैं और धार्मिक और खेल कूद प्रतियोगिताओं का आनंद उठा रहे हैं। जिस माया के पीछे दुनिया वाले बावले बन घूम रहे हैं, वो इस दर पर खुद चल कर आती है। तस्वीरें महाराष्ट्र के शिरडी की है। यहाँ दुनिया भर से साईं बाबा के भक्त अपने आराध्य के लिए एक से बढ़कर एक उपहार लेकर आते हैं, अपने पथ प्रदर्शक के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। नए साल की पहली तारीख को एक भक्त ने बाबा को 47 लाख का मुकुट चढ़ाया। इसके बाद तो जैसे स्वर्ण अर्पित करने की होड़ लग गई। इस बार हैदराबाद की साईं भक्त नागम अलीवेणी ने अपने पति की याद में साईं बाबा को 12,17,000 रुपए का स्वर्ण कमल भेंट किया। यह कमल पुष्प साईं बाबा की शाम की धूप आरती के समय बाबा को अर्पित किया गया। भक्त ने संतोष व्यक्त किया कि बाबा ने उसकी छोटी सी भेंट स्वीकार कर उसे कृतार्थ कर दिया। साईं बाबा को इसके पहले ही 3 कमल पुष्प भेंट आए हैं। उसके बाद फिर से हैदराबाद के भक्त ने एक बड़ा सा सुनहरा कमल फूल दान किया। साईं संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जाधव ने कमल पुष्प स्वीकार किया। शहर को खूबसूरत बनाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दीवारों को खूबसूरत रियल स्टिक पेंटिंग से सजाया जा रहा है। तस्वीरें बिहार के मुंगेर की हैं। दरअसल 7 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन होना है और इसी की तैयारी के तहत किला परिसर, पोलो मैदान, कंपनी गार्डन और दूसरे सरकारी भवनों की दीवारों पर नगर निगम के आयुक्त निखिल धनराज के पहल पर खूबसूरत रियल स्टिक पेंटिंग की जा रही है, जिसमें जल जीवन, हरियाली, मद्य निषेध, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया जा रहा है। साथ ही वाइल्ड लाइफ, जलीय जीवों और खूबसूरत फूल सहित कई कलात्मक और 3D पेंटिंग से दीवारों को सजाया जा रहा है। पटना सहित दूसरे जिलों से मास्टर इन फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स के बनाए गए इन पेंटिंग्स को देखकर हर कोई अचंभित है। पहली बार इन दीवारों पर बनाए जा रहे ये चित्र बिल्कुल सजीव जान पड़ते हैं। ये पूरा पेंटिंग विभिन्न रंगों का एक अनोखा संगम है, जिसे बनाने में काफी समय लगता है। हालांकि पेंटिंग का काम अपने आखिरी चरण पर है। सदर अस्पताल में हर्बल गार्डन तैयार किया जा रहा है। इस गार्डन में कई तरह के औषधीय पौधे लगाए जा रहे हैं। वहीं सदर अस्पताल परिसर में बनाए जा रहे इस गार्डन में हर पौधे के पास नेम प्लेट और उसके औषधीय गुण को बताया गया है। इसके साथ ही इस हर्बल गार्डन को आकर्षित रूप देने के लिए चारों ओर से बैरिकेडिंग कर लाइट लगाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। तस्वीरें बिहार के लखीसराय की है। इस हर्बल गार्डन के जरिए अस्पताल में आने वाले मरीजों को औषधीय गुण वाले पौधों की जानकारी दी जा रही है, ताकि अस्पताल में आने वाले मरीज दवाओं के साथ इन पौधों के औषधीय गुण भी जान सके और जरूरत पड़ने पर दवाओं के साथ साथ इनका उपयोग कर लाभ हासिल कर सके। सदर अस्पताल प्रबंधक नंद किशोर भारती ने बताया कि हर्बल गार्डन से मरीजों को काफी फायदा पहुंचेगा। हर्बल गार्डन का उद्देश्य ये है कि हर्बल बहुत सारी चीजें जो प्रकृति से हम लोग थोड़ा सा दूर होते जा रहे हैं नेचुरल इलाज से, तो थोड़ा लोग को जानकारी हो कि ये पौधे में ये गुण होते हैं, इन्हें खाने से ये चीज अच्छा रहेगा, ये विटामिन मिलेगा। ये सारी चीजें जानकारी देने के उद्देश्य से पब्लिक में, लोगों में हम लोग इसको डेवलप कर रहे हैं। ऊंट ऐसे सजाए गए हैं कि दुल्हन भी इनके आगे फीकी पड़ जाए। यूं तो दुल्हन 16 श्रृंगार करती है, लेकिन इन ऊँटों को 20 से ज्यादा श्रृंगार के जरिए सजाया गया है। ऊँट को सजाने के लिए अक्सर लोग एंटीक आइटम ही इस्तेमाल करते हैं। एंटीक आइटम राजस्थानी कला और संस्कृति को ज्यादा निखारता है, लिहाजा ऊँट की सजावट में एंटीक आइटम का इस्तेमाल करने की होड़ होती है। तस्वीरें स्वर्ण नगरी जैसलमेर की हैं, जहां मरु महोत्सव की धूम देखने को मिल रही है।
डोडांसर स्टेडियम में रेगिस्तान के जहाज ऊँटों की भागीदारी से जुड़ी स्पर्धाओं के नाम रहा। इस दौरान ऊँट श्रृंगार देखते ही बन रहा था। हम इस वक्त खड़े हैं जैसलमेर के डेडांसर मैदान में और यहाँ ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता आयोजन हो रहा है। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, आप देखिए ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता आयोजन हो रहा है, उसको लेकर तैयारियां पूर्ण कर दी गई हैं। देशी विदेशी पर्यटक अपने कैमरों में जो ऊंट श्रृंगार थे, रेगिस्तान के जहाज को श्रृंगार किए हुए कैमरे में अपनी तस्वीरें कैद कर रहे हैं और लगातार उत्साह देखा जा रहा है। ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता में 7 लोग यहाँ के और BSF के जवान भी इसमें शामिल है और युवाओं में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। किसी इलाके में बाढ़ आ जाए तो हजारों लोगों की जिंदगी संकट में घिर जाती है, फिर होती है मदद की दरकार। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए मदद पहुंचाने की होती है। ऐसे हालात भविष्य में कभी बने, इसलिए तैयार तो रहना होगा ना। तस्वीरें उसी तैयारी की है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में NDRF और SDRF की टीम ने दलपत सागर में मॉक ड्रिल किया। मॉक ड्रिल लोगों को बचाने का, लोगों को परेशानियों से उबारने का। आपदा मोचक बलों ने संयुक्त रूप से इसका अभ्यास किया। इस दौरान बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने, नाव पलटने की घटना में लोगों को बचाने, तैराकी उपकरण और गोताखोरी के माध्यम से लोगों के जीवन को बचाने का मॉक ड्रिल किया गया। इस अभ्यास में NDRF के 30, SDRF के 20 जवान शामिल हुए। बस्तर फाइटर्स के जवानों के साथ साथ स्कूली बच्चों ने भी इस ड्रिल को देखा। पूरी सुरक्षा के बीच यह अभ्यास किया गया। दुनिया में रहना है तो काम करना पड़ेगा, सबको सलाम करना पड़ेगा, वरना ये दुनिया न खाने को देगी न पीने को। मजबूर इंसान में कुछ भी करने की क्षमता आ जाती है और वो हर काम के साथ बैलेंस बनाना सीख लेता है। ठीक वैसे ही जैसे एक वायरल वीडियो में साइकिल चलाते शख्स का बैलेंस देख आप दंग रह जाएंगे। भीड़ भरी रोड पर शख्स साइकिल पर पैडल तो मार रहा है, लेकिन हाथ हैंडल पर नहीं, हाथों से उसने सिर पर भारी बोझा पकड़ा है। फिर भी स्पीड कम नहीं है, क्योंकि मंजिल पर पहुंचने की जल्दी है। वीडियो साबित कर रहा है कि मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं कराती। वीडियो को 2,77,000 व्यूज मिल चुके हैं। वायरल वीडियो में एक शख्स भीड़ भाड़ वाली सड़क पर तेजी से साइकिल दौड़ाता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान उसके हाथ हैंडल पर होने की बजाय सिर पर लदे सामान को पकड़ने में लगे हुए हैं, क्योंकि थोड़ी भी लापरवाही से सामान नीचे गिरकर खराब हो सकता है। शख्स को सामान की सही सलामत उसके मकान तक पहुंचाने की जल्दी है, क्योंकि काम पूरा करने के बाद ही उसे मेहनताना मिलेगा, उसके परिजनों का पेट भरेगा। इंटरनेट ऐसे वीडियो से भरा पड़ा है जहां दुल्हनों को उनकी शादी के दिन या शादी से पहले के फंक्शन के दौरान नाचते हुए दिखाते हैं। ऐसे वीडियो देखने में हमेशा शानदार होते हैं और लोगों को हंसने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसा ही एक वीडियो है जो खुशियां फैलाने के साथ ही लोगों को इमोशनल भी कर रहा है। वीडियो क्लिप में एक दुल्हन को उसकी दृष्टिहीन बहन के साथ एली रे एली के गाने पर नाचते हुए देखा गया है। ब्लॉगर करिश्मा पटेल ने एक इमोशनल नोट के साथ वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। शेयर किए जाने के बाद से ये वीडियो वायरल हो गया है। इसे अब तक 1.6 मिलियन के करीब व्यूज मिल चुके हैं और इसकी संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। इसके अतिरिक्त वीडियो को कई लाइक्स और कमेंट्स भी मिले हैं। एक इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा, ये नारीत्व, भाईचारे और दोस्ती के सच्चे संबंध के लिए पावरफुल है, सुंदर और सशक्त। चीन की सरकार पश्चिमी देशों के प्रमुख उद्योग भागीदारों की मदद से दुनिया का सबसे बड़ा DNA डेटाबेस तैयार कर रही है। चीन कह रहा है कि इसका मकसद गवर्नमेंट अफेयर्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल गवर्नेंस, लोगों की आजीविका, मार्केट सुपरविजन, फाइनेंस, बॉर्डर, इमरजेंसी फायर कंट्रोल और कल्चरल टूरिज्म समेत डिजिटल सर्विस को बढ़ावा देना है। लेकिन चीन के दावे पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इससे तिब्बतियों के निजी गोपनीयता के अधिकार खतरे में पड़ जाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने इस प्रक्रिया के लिए सार्वजनिक रूप से कोई सबूत भी नहीं छोड़े हैं। गौरतलब है कि चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया था, जिसे उसने शांतिपूर्ण मुक्ति का नाम दिया था। ये क्षेत्र देश के सबसे प्रतिबंधित क्षेत्रों में से एक है। पत्रकारों और राजनयिकों को स्वतंत्र रूप से यात्रा करने से
रोक दिया गया था। जंगली जानवरों से बचाव के लिए जंगल में लगाए गए फेंसिंग में एक तेंदुआ फंस गया। तार में फंसने के बाद तेंदुआ बेबस हो गया। काफी कोशिश की निकल आने की, लेकिन नाकाम रहा। घटना भोपाल के समर्धा रेंज की है, जहां ये फेंसिंग की गई थी। तेंदुए के फंसे होने की सूचना के बाद वन विभाग की टीम पूरी तैयारी के साथ मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम ने ट्रैंकुलाइज कर तेंदुए को बाहर निकाला, फिर उसे वन विहार लाया गया। तेंदुए के शरीर में काफी जख्म आए हैं। वन विहार में उसका इलाज चल रहा है। इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर कब तक वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। डॉक्टर लगातार उसकी निगरानी कर रहे हैं। इस तेंदुए की उम्र 4 साल बताई जा रही है और इसका वजन लगभग 45 किलो है। बताया जा रहा है कि इसे वन विहार में रखा जाएगा। वहीं डीएफओ का कहना है कि इसे रातापानी सेंचुरी के जंगल में छोड़ने की सिफारिश की गई है। कुछ भी शून्य में नहीं होता, हर चीज की वजह होती है। लेकिन इस घर में अपने आप आग लग जाती है। कोई इसे भूत प्रेत का चक्कर बता रहा है तो कोई ब्लैक मैजिक। मामला राजस्थान के डूंगरपुर का है, जहां एक परिवार परेशान है। पथराव से, आगजनी से घर में आग कौन लगा रहा है पता ही नहीं चलता। पथराव कौन कर रहा है पता नहीं है, बस आगजनी और पथराव से नुकसान झेलना पड़ रहा है। पीड़ित मदद के लिए पुलिस से गुहार लगा चुका है, बता चुका है कि कई बार उसके घर में आग लगाई जा चुकी है, पथराव किया जा रहा है, लेकिन पुलिस भी परेशान है। मामला धम्बोला थाना क्षेत्र के उपला रास्ता पंचायत के राखड़िया गांव का है, जहां 6 भाइयों का परिवार पथराव और आगजनी जैसी घटनाओं से परेशान है। 2 महीने से आए दिन हो रही घटनाओं को लेकर पीड़ित परिवार पुलिस के पास भी गया, लेकिन उन्हें वहां से भी मदद नहीं मिली। मजबूरी में परिवार अब घर बार छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर है। वहीं पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भी जोशीमठ जैसा संकट सामने आया है। जिले के एक गांव की जमीन धंस रही है, जिसके चलते इमारतों में लगातार दरारें आ रही हैं। परिवारों को घरों से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। अब तक 19 घरों, 1 मस्जिद और 1 मदरसे को खाली कराया गया है। निवासियों में दहशत का माहौल है। डोडा शहर से 35 किलोमीटर दूर किश्तवाड़ बटोटे राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ठाठरी इलाके के नई बस्ती गांव में मिट्टी के खिसकने के कारण घरों की दीवारों में दरारें आई तो छतें और दीवारें गिरने लगी। तो अभी तक देखा जाए तो काफी हद तक जो हो सकता है, जो करने चाहिए, फर्स्ट जो स्टेप्स रहते हैं वो लेने में कामयाब हो चुके हैं। चाहे एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल लोग हैं, संयम बनाने में। अधिकारियों का कहना है कि मिट्टी खिसकने के कारणों की जांच के लिए विशेषज्ञों को गांव भेजा गया है। डोडा के उपायुक्त विशेष महाजन ने कहा है कि हम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।